तो आज हम लोग केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित एक नई कविता सीबीएसई क्लास 9 चंद्र गहना से लौटती बेर इसकी व्याख्या करेंगे। तो कविता आरंभ करने के पहले हम लोग थोड़ा जानकारी ले लें केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा उनके बारे में। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में 1911 में हुआ था और ये बहुत ही प्रकृति प्रेमी कवि थे। प्रकृति इनकी रचना का विषय हुआ करता था। ये जो कविता की पंक्तियां हैं थोड़ा लंबा है, इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज फर्स्ट पार्ट हम लोग तैयार करेंगे 50%। चंद्र गहना से लौटती बेर। इस कविता में कवि प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त करते हैं। अनुराग मतलब प्रेम, उनका जो प्रेम है ना, प्रेम की भावना प्रकृति के प्रति वो व्यक्त करते हैं। चंद्र गहना नामक स्थान से लौट रहे हैं। चंद्र गहना, ये जो बड़ा अजीबोगरीब सा टाइटल दिया है, चंद्र गहना से लौटती बेर। तो चंद्र गहना ये मान लीजिए कोई नगर है, कोई गांव है या कोई स्थान है जहां पर कवि अग्रवाल जी वहां गए थे, केदारनाथ अग्रवाल, और वहां से लौट रहे हैं। लौटते हुए उसके किसान मन को खेत खलिहान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश आकर्षित कर लेता है। पुराने ज़माने के जो बड़े बड़े भाषाविद कवि लोग थे, भाषा की जानकारी रखने वाले कवि, वो आमतौर पर किसान का काम किया करते थे। किसान थे वो, खेती बाड़ी उनका काम होता था। तो केदारनाथ अग्रवाल जी चूँकि उनका हृदय किसान वाला था, इसीलिए उस नगर से लौटते हुए जब उन्होंने प्रकृति का खूबसूरत रूप देखा तो वहीं पर बैठ गए और खेत खलिहान था चारों तरफ, फसल से भरा हुआ लबालब चारों तरफ माहौल, उसकी सुंदरता, उसकी सहजता, उसका हरियाली देखने के लिए वो बैठ जाते हैं। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है। सृजनात्मक मतलब सृजन करना, कुछ निर्माण करना। कविता में उनका ऐसा शैली है ना, भाषा शैली, ऐसा लग रहा है जैसे कि मामूली सी बात को वो कितना बड़ा खूबसूरत सा, कितना महत्वपूर्ण और आकर्षक बना दे रहे हैं अपनी भाषा के जरिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। चंद्र गहना से लौटती बेर, समझ गए हो? लौटती बेर, बेर का मतलब होता है समय, लौटते समय। जैसे नहीं बोलते हैं जो लोग यूपी बिहार के लोग होते हैं, वो लोग एक तो वर्ड इस्तेमाल करते हैं बेरा, इस बेरा में, उस बेरा में, ठीक है ना, जिसे हम लोग खड़ी की बोली में हम लोग कहते हैं बेला, ठीक, उस बेला, इस बेला। बांग्ला में भी बोलते हैं सकाल बेला, बिकल बेला। तो बेला का ही ये एक रूप है बेर, लौटती बेर, उसी समय, लौटती समय। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, पेड़ पर इस खेत की, मेड़ पर, सॉरी पेड़ नहीं मेड़, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठेंगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। पहले यहाँ तक हम लोग व्याख्या कर लें। कवि कहते हैं कि देख आया चंद्र गहना, यानी चंद्र गहना नामक वो गांव या वो नगर को मैं देख के आ रहा हूँ, अब मैं वहाँ से लौट रहा हूँ। और लौटते समय मैंने ये क्या देख लिया भाई, क्या दृश्य देख लिया। दृश्य हूँ, देखता हूँ दृश्य अब मैं। लौट के आ रहा था, रास्ते में कच्ची सड़कें, गांव की जो सड़कें होती हैं कच्ची सड़कें, उन कच्ची सड़कों से लौटते समय मैं क्या देख रहा हूँ, एक बहुत ही खूबसूरत आकर्षक दृश्य, हरा हरा चारों तरफ हरियाली, फूलों से भरा हुआ खेत, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। और जैसे उस दृश्य को देखा कि पूरा का पूरा खेत फसल से भरा पड़ा है, देखकर मैं आकर्षित हो गया और मैं वहीं खेत की मेड़ पर बैठ गया। मेड़ किसे कहते हैं? तो तुम जैसे बच्चे जो लोग कभी गांव नहीं गए हैं, या और भी कई बच्चे जो लोग जिनका परिचय गांव से नहीं है, उनको बता दें कि गांव में जो होता है ना, जहाँ पर चाष होता है, चाषी लोग खेत खलिहान में चाष करते हैं, खेती करते हैं, तो छोटे छोटे खेतों का डिवीज़न होता है, या बड़ा बड़ा खेत का भी डिवीज़न। तो जो डिवीज़न होता है, उनका भाग जो बंटवारा करते हैं खेतों का, तो बीच में मिट्टी का एक मेड़ बना देते हैं। इमेजिन करो उधर तुम्हारा खेत है, इधर मेरा खेत है, तो बीच में डिवाइडर बना देंगे। डिवाइडर क्या होगा? मेड़, उसको हिंदी में बोलते हैं मेड़, मिट्टी का ही होता है। थोड़ा मिट्टी को ऊंचा कर देते हैं, ठीक है ना, इतना ऊंचा कर देंगे लेवल से, इतना ऊंचा कर देंगे। तो इसी मेड़ पर बैठा अकेला बैठ गए। अकेला का एक बहुत महत्व है भाई। जो प्रकृति प्रेमी लोग होते हैं ना, वो अकेलापन ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जो मानव होता है, मानव हमेशा दूसरे मानव और प्रकृति के बीच में बाधा क्रिएट करता है। जैसे मान लो हम प्रकृति प्रेमी हैं या तुम प्रकृति प्रेमी हो,
तो हम नेचर को तभी इंजॉय कर पाएंगे, प्रकृति को आनंद ले पाएंगे उसका, जब हम उसका सानिध्य महसूस करेंगे, उसकी नज़दीकी। और कैसे नज़दीकी महसूस करेंगे? जब हम और वो अकेले होंगे। कोई एक और आदमी होगा तो मेरा माइंड डाइवर्ट करेगा, हमको डिस्टर्ब करेगा, नेचर को एंजॉय नहीं करने देगा। तो इसीलिए अकेला शब्द का ये महत्व है कि अकेले बैठ गए और आनंद ले रहे थे दृश्य का। एक बीते के बराबर, एक बीते के बराबर। बीता किसको कहते हैं भाई? ये बीती हुई बात मत समझ लेना, इसको बोलते हैं बीता। एक मेजरमेंट होता है, जैसे हम लोग कोई चीज़ मापते हैं, जैसे इस हाथ की लंबाई मापनी है तो हम लोग ऐसे मापते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 बित्ता हो गया, फिर यहाँ से 2 बित्ता हो गया, फिर यहाँ से 3 बित्ता हो गया, ऐसे बित्ता मापा जाता है, ठीक है ना। एक बित्ते के बराबर। तो एक बित्ते के बराबर क्या था? वो मेड़, वो जो पतला सा मेड़ था उसकी चौड़ाई कितनी थी? 1 बित्ता, ठीक है ना, 1 बित्ता थी। इस पे बैठ गए कभी। यह हरा ठेंगना चना, ठेंगना का मतलब होता है छोटा सा। चने का झाड़ देखे हो कभी? कोई भी देखा है चने का झाड़? जो गांव में खेतों में चना पैदा करते हैं, चने का साग वाग भी लोग खाते हैं। और उसका जो झाड़ होता है ज़्यादा ऊंचा नहीं होता, इतना ऊंचा होता है, बस इतना ऊंचा होता है। उसी में चने की फलियाँ लगती हैं, हरा हरा होता है, बहुत कोमल। नया नया जब चने का फली उगता है तो उसमें जो पत्तियाँ होती हैं उसको तोड़ के लोग खाते हैं नमक मिर्च के साथ, बहुत स्वादिष्ट होता है साग। कच्चा ही खा जाते हैं कई लोग। तो वो चना जो था ठेंगना सा, ठेंगना मतलब छोटा सा, बांधे मुरैठा शीश पर। अब इस चने के झाड़ का तुलना किया जा रहा है दूल्हे राजा से। दूल्हा राजा जो होता है अपनी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण दिन उसका किस दिन होता है? जिस दिन शादी करने जा रहा होता है। बाकी दिन तो और न जाने कि इधर से सुन रहा होता है, उधर से नाट सुन रहा होता है, लेकिन जिस दिन शादी हो रही होती है भाई, घोड़ी पे बैठ के, ठीक है ना, सजा संवरा सा, सिर में मुरैठा बांध लेता है। मुरैठा किसे कहते हैं भाई? तो तुम लोग देखे होगे पगड़ी जो बांधते हैं, मुरैठा। तो मुरैठा बांध के एकदम हैंडसम सा, स्मार्ट सा दिखता हुआ, ठीक है ना, शादी करने वाले अंदाज में सजा संवरा सा है, प्राकृतिक सुंदरता दिखा रहे हैं कवि। यह हरा ठेंगना चना बांधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का। अच्छा, सिर पे वो जो मुरैठा बांधा है, वो मुरैठा किसे कहा गया है यहाँ पर? क्या सचमुच में वो पगड़ी बांध रखा था? नहीं, उसके सिर पे गुलाबी फूल उगे हुए हैं। चने का जो फूल होता है वो गुलाबी होता है, जैसे कि पहना है साक्षी ने, गुलाबी, ठीक है ना। तो गुलाबी फूल होता है और वो फूल चने के झाड़ के ऊपर उगा रहता है, ऊपर एकदम टॉप में। उसी फूल को मान लिया गया है मुरैठा, पगड़ी। चना जो है वो पगड़ी उगड़ी लगा के एकदम आराम से सुंदर तरीके से हैंडसम होके बैठा है, तैयार है शादी करने जाने के लिए। अच्छा, शादी से और दूल्हे से तुलना क्यों किया जा रहा है? क्योंकि शादी का जो माहौल होता है बड़ा खूबसूरत होता है। जब तुम्हारी शादी होगी तो कितना सुंदर सजाए जाओगे तुम, ठीक है ना, और कितना सुंदर से चारों तरफ घोड़े वोड़े लगे रहेंगे, लाइटिंग वाइटिंग लगी रहेगी, ठीक, सब देखना चाहेंगे दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। तो चना भी दूल्हा बन के बैठा है वहाँ, उसका नाम बोल देते। सज कर खड़ा है, सज कर खड़ा है कौन? चने का झाड़। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली। अच्छा, चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता नजर आ रही है। अलसी का पेड़ मैं तुम लोग को बता दूं, शायद तुम लोग नहीं जानते होगे, गूगल में सर्च करोगे उसका फोटो देख लोगे। अलसी एक तरह का फली होती है, ब्राउन कलर की होती है, पतली पतली, जैसे तीसी का तेल होता है, तीसी जानते हो, उसी तरीके से सीड होता है एक तरह का अलसी। अंदर बीज होता है। बीज ही है, अलसी क्या है? बीज है, ठीक है ना। तो पतली पतली होती है अलसी। तो अलसी का पेड़ भी वहाँ उगा हुआ है, पास ही मिलकर उगी है। मिलकर मतलब किसके साथ मिलकर? चने के झाड़ के साथ मिलकर अलसी भी वहीं पे उगी हुई है। बीच में अलसी हठीली, और वो जो अलसी है बड़ी हठीली है। हठीली मतलब हठी मिजाज की है, बड़ी जिद्दी है। मतलब उसको लड़की के रूप में तुलना किया गया है। लड़कियाँ क्या होती हैं? जिद्दी होती हैं, ठीक है ना। कवि ने ये समझाया है कि लड़कियाँ होती हैं बहुत ही ऑब्स्टिनेट नेचर की, जिद्दी स्वभाव की होती है। तो वो जो अलसी है वो भी जिद्दी स्वभाव की है, अकड़ू मिजाज की है। देह की पतली, शरीर कैसा है भाई उसका? बड़ा पतला सा है। कितना सुंदर व्याख्या है, तुलना है। अक्सर गुस्सा और अकड़ किसके अंदर होता है? जो लोग कमज़ोर होते हैं, पतले होते हैं, उन्हीं में ज़्यादा गुस्सा और अकड़ होता है। जो शरीर से मजबूत होता है वो थोड़ा सा कूल माइंडेड होता है। देह की पतली, अलसी कैसी है? पतली है। कमर की है लचीली, और उसकी कमर बड़ी लचीली है। लचीली मतलब फ्लेक्सिबल कमर है। बोलने का मतलब पेड़ है ना, ऐसे डंडा खड़ा है पेड़। अब जब हवा चल रहा होगा, पतला सा पेड़ है, तो हवा से पेड़ ऐसे से हो रहा है। तो ये जो पेड़ ऐसे से हिल रहा है, हवा में लहरा रहा है, उसी को मान लिया गया है कि वो कमर उसका बहुत लचीला है, ऐसे से बेंट हो रहा है, ऐसे से बेंट हो रहा है। जिसका लचीला नहीं रहेगा, हट्टा कट्टा मोटा मजबूत इंसान, तो बेंट नहीं होगा। बेचारे को बोलोगे सामने झुकने तो झुक नहीं पाएगा, पीछे झुकने तो झुक नहीं पाएगा।
और जो पतला रहेगा वो लचीला होगा, ठीक है ना। देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, और उसका भी फूल होता है, और वो फूल किस कलर का होता है? नीले कलर का। जैसे चने के सिर पे जो फूल है वो किस कलर का है? गुलाबी। गुलाबी, पिंक। और अलसी के सिर पे जो फूल है वो नीला। तो नीले कलर का फूल उसके सिर पर रखे हुए कह रही है, जो छुए यह, जो छुए यह, जो मुझे छू देगा, आओ छू लो मुझे, जो मुझे छू लेगा, दूं हृदय का दान उसको। ऐसा लग रहा है जैसे कुंवारी खूबसूरत कन्या जो अपने प्रेमी का तलाश कर रही हो, उसके साथ तुलना किया गया है। कह रही है जो मुझे छू लेगा ना, इस शरीर को जो छू लेगा, हम अपना दिल उसको दे देंगे, अपना हृदय उसको हम दे देंगे। अपना हृदय दे देंगे मतलब हम उसके, वो हमारा प्रेमी बन जाएगा, ठीक है। तो तात्पर्य क्या है? सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता का बखान किया जा रहा है, और कोई विशेष बात नहीं है, सुंदरता बखान किया जा रहा है। यानी चारों तरफ माहौल कैसा है? सोचो, चना दूल्हा राजा बन के बैठा है, अलसी नाच रही है, डांस कर रही है। सर लास्ट पेज में फोटो भी है शादी का। और तीसरे का बात क्या है भाई? तीसरी बात बताई जा रही है अलसी की। अलसी अपने सिर पे नीले फूल लिए हुए कह रही है कि भाई जो आएगा हम उससे प्रेम कर लेंगे। अब आ जाओ सरसों की बात कर लो। तो सरसों का दृश्य तो तुम लोगों ने देखा ही है। DDLJ, शाहरुख खान, स्विट्ज़रलैंड, पंजाब, वो सिर्फ सीन याद आ रहा होगा। तो शाहरुख खान के मूवी में तुमने देखा होगा पीला पीला फूल, ग्रीन ग्रीन प्लांट, पीला पीला फूल, उसमें यूकेलेले लेके बजा रहे हैं शाहरुख खान, ठीक है ना। सरसों की न पूछो, अब कहते हैं कभी सरसों की तो बात ही मत कीजिए आप लोग। क्या सुंदर हो गई सबसे सयानी। सरसों तो बहुत सयानी निकली भाई। किस बात की सयानापन है सरसों में? बाकी तो अभी नाच रही हैं, अभी तैयार हो रही हैं कि आओ कौन आएगा हमको छूने, हम उसको हृदय दे देंगे। और सरसों तो सबसे आगे निकल गई है, बहुत सयानी है। कैसे? हाथ पीले कर लिए हैं। सरसों ने तो अपने हाथ भी सजा लिए हैं मेहंदी से। हाथ पीले करना एक मुहावरा होता है जिसका मतलब शादी। कहते हैं ना भाई अब इसके हाथ पीले करवा दो, हाथ पीले करवा दो मतलब शादी करवा लो। पीले करवाने का मतलब सरसों का वो बटन हाथों में लगाया जाता है, या मेहंदी लगाई जाती है हाथों में, हथेलियों में, ठीक है ना। और शरीर पे उपटन लगता है, तो हाथ पीले शरीर पीले मतलब शादी करवा दो। तो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं। सरसों ने तो अपने हाथ ही पीले कर लिए हैं। ब्याह मंडप में पधारी, हाथ पीले करके सीधा आ गई है ब्याह मंडप में। जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको मान दिया गया है मंडप, और सीधा उस मंडप में कौन आ गया है? सरसों दुल्हन बन के आ गई है, एकदम तैयार। फाग गाता मास फागुन, और उसके शादी की खुशियों में, भाई जब शादी होता है तो मंगल गीत गाए जाते हैं ना, मंगल गीत गाए जाते हैं, ढोल बजाकर औरतें जो हैं मंगल गीत गाती हैं। तो इसके में मंगल गीत कौन गा रहा है? फाग गाता मास फागुन। फाग एक तरह का गाना होता है। गाँव में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, इन सब जगहों में फाल्गुन महीने में होली के दिन फाग गाया जाता है। फाग एक तरह का गाना है जिसमें भाई ढोल ताशे मजीरे लेके पूरा ग्रुप में बहुत सारे लोग एक साथ जाते हैं दूसरे के घरों पे, और जाकर वहाँ फाग गाते हैं बजा बजा कर खूब जोर से, और रंग फेंकते हैं, अबीर फेंकते हैं। फिर जिसके घर हम जाते हैं वो हम लोग को कुछ खाने पीने को देता है, खिलाता पिलाता है, हमारा सम्मान करता है। फिर वहाँ से हट के गाँव के दूसरे घर पे जाते हैं, फिर वहाँ जाकर फाग खेलेंगे, गाएंगे और फगुआ खेलते हैं। फगुआ खेलना मतलब होली खेलना, होली खेलते हैं। तो फागुन के महीने में, फागुन का महीना मतलब जिसे हम लोग शुद्ध हिंदी में कहते हैं फाल्गुन, फाल्गुन मतलब होली का महीना, मार्च आ गया है आज। जैसे ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे फागुन महीने में फाग गाने वाला ये मौसम आ गया है, और आज ही फागुन का महीना, ऐसा लग रहा है आज ही फाग गाया जा रहा है। देखता हूँ मैं स्वयं वर हो रहा है, और मैं देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है ना जैसे स्वयं वर हो रहा है। स्वयं वर मतलब लड़कियों का अधिकार होता है स्वयं का वर चुनने का। ये बड़ी आदिकाल पुरानी रीति रिवाज है हमारे भारतवर्ष की। लड़कियों को स्वयंवर रचा जाता था कि वो अपने मनपसंद का जीवन साथी चुने, इसलिए उनका स्वयंवर रचा जाता था कि जिसको भी वो चुनना चाहती हैं उसको जाकर वरमाला डाल दें। वहाँ लाइन से बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, या तो कोई कंपटीशन करवा दिया जाएगा कि भाई जो ये कंपटीशन जीतेगा वो उससे शादी करेगी लड़की, और या तो भाई सब ऐसे ही खड़े हो जाओ, लड़की देखेगी सबको,
भाई कौन उसको पसंद आ रहा है, उसको जाकर चुन के वरमाला पहना देगी। स्वयंवर, ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति में स्वयंवर रचा हुआ है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। ये जो प्रकृति का अनुराग अंचल है, अनुराग अंचल मतलब प्रकृति के प्रति प्रेम करने वाला ये जो अंचल है, यानी ग्रामीण इलाके का ये इलाका, इसी इलाकों की वजह से तो लोगों के अंदर प्रकृति के प्रति अनुराग पैदा होता है। अनुराग यानी कि प्रेम पैदा होता है, वो हिल रहा है। इस विजन में, विजन ये इंग्लिश वर्ड विजन, विजन, विजन को विजन बोला गया है। इस विजन यानी इस दृश्य में, विजन का मीनिंग भी शायद यहाँ इसमें नहीं दिया हुआ है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। अच्छा, ये इलाका, ये अंचल तो है ही, इसकी तो बात ही नहीं करनी है। ग्रामीण इलाका जहाँ इतना खूबसूरत माहौल है प्रकृति का। दूर व्यापारिक नगर से, कभी कहते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं भी तो व्यापारिक नगर से हो सकता है आया हूँ, या मैं नहीं आया हूँ तो कोई दूसरा व्यक्ति। जो व्यापारिक नगर किसको बोला गया है? शहरों को। इंग्लिश में जिसे कहते हैं हम लोग अर्बन एरिया, शहर। तो शहर में व्यापारिक नगर बोला गया है। व्यापारिक नगर मतलब शहर व्यापार का केंद्र होता है, लोग वहाँ पर लेन देन करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, इस चीज़ का वहाँ पर स्कोप ज़्यादा होता है। तो व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, यानी वहाँ पर प्रेम की आवश्यकता और ज़्यादा है। कहाँ पर? व्यापारिक नगर में। कहाँ से ज़्यादा मतलब ज़रूरत है प्रेम का? गाँव में तो है ही, चारों तरफ प्रेम ही प्रेम है, लेकिन वो जो शहर वाला इलाका है, नगर है, वहाँ पर ज़्यादा उपज की ज़रूरत है। किस बात की उपज? प्रेम की उपज, प्राकृतिक प्रेम की। वहाँ कहाँ प्रेम है? हमारे कोलकाता में प्रेम है क्या? चारों तरफ कंक्रीट बिल्डिंग है, चारों तरफ मेटल्ड रोड है, गिट्टी का बना हुआ रास्ता, सीमेंट की, पत्थर की, ठीक है ना, बालू की बनी हुई दीवारें, बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। आकाश भी देखना चाहोगे तो नहीं देख पाओगे, कुछ नहीं है, कोई खुलापन ही नहीं है, कोई सुंदरता ही नहीं है। तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत है उपज की। किस बात की उपज? प्रेम की उपज की, प्राकृतिक सौंदर्य की उपज की, यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। और पैरों के तले है एक पोखर, और हमारे पैरों के तले एक पोखर भी है। वहाँ मैं जहाँ बैठा हूँ मेड़ पर, वहाँ से थोड़ी दूर पर एक पोखर, एक तालाब भी है। उठ रही इसमें लहरियाँ, और तालाब के ऊपर जो लेयर होता है, परत, उसमें वेव्स, लहरियाँ उठ रही हैं, ऐसे ऐसे लहरियाँ आ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। और जब ऊपर की परत, जब लहरियाँ ले रही हैं तालाब के ऊपर की, तो साफ साफ स्वच्छ स्वच्छ दिखाई दे रहा है। अच्छा, नील क्यों बोला गया? ये बात बोलना भूल गया मैं। नील इसलिए बोला गया है क्यों भाई? उस पर रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड हो रहा है, क्लाउड का इमेज रिफ्लेक्टेड हो रहा है, आकाश का इमेज रिफ्लेक्टेड हो रहा है। क्लाउड थोड़ा वाइट वाइट स्पॉट में दिखता है, लेकिन आकाश कैसा दिखता है? नीला। तो नीला गगन का रिफ्लेक्शन पानी में दिख रहा है, तो पानी एकदम नील, ऐसा लग रहा है ऐसे नीला कलर का पानी का लेयर है, और उसके ऊपर लहरियाँ उठ रही हैं। आप समझ में आया? नील परत पर लहरियाँ। और जब पानी में नज़दीक जाकर झांका जा रहा है, तो देखा जा रहा है कि पानी के नीचे अंदर, पानी के अंदर छोटे छोटे भूरे भूरे घास भी उगे हुए हैं पानी के अंदर, एक्वेटिक प्लांट जिसको कहते हैं, है ना। और वो पानी के हिलने डुलने से वो एक्वेटिक प्लांट भी हिल रहे हैं, ऐसे ऐसे लहरा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर आ रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे लहरा रहे हैं। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँख को है चकमकाता, हैं कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। यहीं तक हम लोग एंडिंग करेंगे, ध्यान से सुनना। आँख को है, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा। चांदी का खंभा, इमेजिन करो कि सामने पोखर है, तालाब है, और यहाँ सामने तालाब है, और यहाँ पर सूरज का उदय हुआ है, सूर्योदय। अब उसका सूरज के उदय का जो रोशनी है वो रिफ्लेक्ट होगा, उसमें जाएगा पानी में। तो पानी में एक साथ सब जगह नहीं फैल जाएगा, उसका पानी का रिफ्लेक्शन सीधाई में जाएगा। जिस सीधाई में सन है उसी सीधाई में सीधा जाएगा, है ना। इस पार से उस पार चला जाएगा, इस पार से उस पार। पूरा खंभा दिखेगा ना, एक तो कैसा दिखेगा? इस साइड से उस साइड में पूरा चला गया एक खंभा। क्या वहाँ भी दिखेगा? उधर भी दिखेगा? नो, जहाँ पे सन है एग्जैक्टली सन के सीधाई में दिखेगा। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, चांदी का समझ गया ना, सूरज का किरण, सूरज की किरण की वजह से गोल्डन भी बोल सकते थे, चांदी बोल रहे, पानी चमचमाएगा चांदी जैसा।
आँख को है चकमकाता, आँखें चकमका जा रही हैं ऐसे, ठीक है ना, हम जहाँ बैठे हैं उसके रिफ्लेक्शन से आँखें चकमका जा रही हैं कई पत्थर किनारे, और उस तालाब के किनारे किनारे पत्थर कई पत्थर भी हैं। तालाब के किनारे पत्थर रहते हैं, नेचुरली रहते हैं भाई। तुम लोग एक्वेरियम वगैरह भी रखते होगे तो उसमें पत्थर उत्तर आर्टिफिशियली डाल देते हो कि नहीं, ओरिजिनल बनाने के लिए। तो तालाब के किनारे कई पत्थर भी हैं। पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। पत्थर कैसे पानी पी रहा है भाई तालाब के किनारे बैठे बैठे। तो जब पानी की लहरें, बहुत दूर किनारे मत सोच लेना कि तालाब से बहुत किनारे हैं, ठीक एकदम जहाँ पानी खत्म हो रहा है उसी से थोड़ी दूर पे मतलब 2-4 बित्ते की दूरी पे। तो अब जैसे ही पानी की लहरें आ रही हैं वहाँ के पत्थर को टच कर रही हैं, ऐसे टच करके फिर वापस चली जा रही हैं, फिर लहरें आ रही हैं, फिर टच कर रही हैं, फिर चली जा रही हैं। तो ये जो टच कर रही है ना, लहरें आ करके पत्थर को टच कर रही हैं, देख कैसा लग रहा है, जैसे जब आ रहा है पत्थर उसको पानी को थोड़ा पी ले रहा है। जैसे ही पानी आ रहा है पी लिया, फिर पानी चला गया, फिर हवा से लहरें आ रही हैं, फिर पत्थर को टच कर रही हैं, फिर पत्थर उस पानी को पी लिया। ना जाने इन पत्थरों की प्यास पूरी तरह से कब बुझेगी। बस आ रही है, थोड़ा सा प्यास बुझा के चली जा रही है, आ रही है, थोड़ा सा प्यास बुझा के चली जा रही है। और पत्थर बेचारा इंतजार कर रहा है कि कब पूरा गटक जाए, पूरा का पूरा पोखरी साफ कर दें, ठीक है ना। तो यहीं तक रखो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट फिर अगले वीडियो में।